भारतीय रेल, हम सब ने इसमें कभी न कभी सफर किया ही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप सोचिए पटरियों पर दौड़ती एक ट्रेन नहीं है, ये तो मतलब देश की धड़कन है, कह सकते हैं, नसें हैं जो करोड़ों लोगों को जोड़ती हैं। लाइफलाइन है एक तरह हाँ, से। लाइफलाइन। पर जब मैंने आज का सोर्स एक अखबार की कटिंग को पढ़ा ना, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। हम हमेशा ट्रेन, उसकी स्पीड, उसके नए कोच, इन सब पर तो बहुत बात करते हैं, पर इस पूरे विशाल मतलब इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जो लोग असल में चलाते हैं, उनके बारे में कितना जानते हैं? सही बात है, जो पर्दे के पीछे हैं। हाँ, वही लोग जो सिग्नल बदलते हैं, ट्रेनों को रास्ता देते हैं और ये पक्का करते हैं कि हम सब सुरक्षित अपने घर पहुंचे। और ये कटिंग, ये सीधे उन्हीं लोगों की बात करती है, स्टेशन मास्टरों की। अच्छा। जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ठीक है, किसी एक रिटायर्ड कर्मचारी की कोई शिकायत होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी परतों में गई, मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। मतलब मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बहुत ज्यादा। ये उस विशाल सिस्टम की कोई बड़ी सच्चाई बता रही है जिसे हम रोज देखते तो हैं, पर शायद समझते नहीं। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर की शिकायत के पीछे की कहानी क्या है और ये हमारी और आपकी सुरक्षा के बारे में क्या बताती है। तो इस कहानी के जो केंद्र में है वो है श्री वीरेंद्र कुमार पालीवाल, एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर। और उन्होंने एक शिकायत दर्ज की है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, यानी NHRC में। अच्छा। शिकायत की जड़ मतलब बहुत सीधी सी है, पर उतनी ही गंभीर भी। कि क्या? कि स्टेशन मास्टरों से जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। और देखिए, यहाँ शोषण शब्द सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, इसके बहुत ठोस मतलब हैं। तो उसे बिना वेतन के ओवरटाइम कराया जाता है। मतलब एक्स्ट्रा काम पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं। बिल्कुल। सोचिए किसी से उसकी तय शिफ्ट से ज्यादा काम लिया जा रहा है और उस अतिरिक्त मेहनत के लिए उसे 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात, जो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो क्या? उन्हें लगातार कई रातों तक ड्यूटी करनी पड़ती है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह जाता, फिर ये किसी भी इंसान के आराम करने, अपने शरीर और दिमाग को रिचार्ज करने के बुनियादी अधिकार का हनन है। हाँ, ये तो है। जब कोई लगातार कई रातें जागेगा, बिना जरूरी ब्रेक के काम करेगा, तो वो सिर्फ थकेगा नहीं, वो टूटने लगेगा। इसी को शोषण कहते हैं। पर क्या ये कानूनी तौर पर भी गलत है? मेरा मतलब, क्या ऐसे कोई नियम नहीं है जो बताते हों कि किसी से कितना काम लिया जा सकता है, खासकर रेलवे जैसे इतने महत्वपूर्ण विभाग में? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। हाँ, बिल्कुल नियम है। भारत में श्रम कानून यानी लेबर लॉज का एक पूरा ढांचा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, जिसे अक्सर एक बेंचमार्क की तरह देखा जाता है। वो साफ तौर पर हफ्ते में 48 घंटे की काम की सीमा तय करता है। अच्छा। रेलवे कर्मचारियों के लिए अपने नियम हो सकते हैं, लेकिन 8 घंटे के दिन और जरूरी आराम का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। तो जब ये आरोप लगता है कि किसी को लगातार कई रातों तक ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो ये सीधे सीधे उन बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है। और ये कानून सिर्फ कर्मचारी की भलाई के लिए नहीं है, ये आम जनता की सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल, ये हम सब की सुरक्षा के लिए है। ये तो हुई कर्मचारियों के शोषण की बात, लेकिन इसका असर सिर्फ उन तक ही तो सीमित नहीं रहता होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई इतना थका हुआ और तनाव में काम कर रहा है, तो इसका सीधा असर हम सब पर, यानी यात्रियों की सुरक्षा पर भी तो पड़ता होगा। निश्चित रूप से। और यहीं से ये मामला सिर्फ एक कर्मचारी विवाद से बढ़कर एक सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। सही बात है। हम सबने सुना है कि एक थका हुआ पायलट कितना खतरनाक हो सकता है, या एक सर्जन जिसने 48 घंटे से नींद न ली हो, वो ऑपरेशन थिएटर में कितनी बड़ी गलती कर सकता है। हाँ। स्टेशन मास्टर की भूमिका भी कुछ ऐसी ही है। वो कोई बाबू नहीं है जो सिर्फ फाइलें देख रहा है, वो एक ऑपरेशनल कमांडर है। उसके एक सिग्नल पर, एक बटन दबाने पर 2 ट्रेनें आपस में टकराने से बचती हैं। हजारों जिंदगियां उसके फैसले पर निर्भर करती हैं। मुझे याद है, एक बार मैं देर रात किसी छोटे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी और मैंने स्टेशन मास्टर के केबिन में झांक कर देखा तो वो एक अकेला आदमी 3-4 अलग अलग स्क्रीन, कई फोन और एक बड़े से पैनल को एक साथ संभाल रहा था। उस वक्त तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, पर अब ये कहानी सुनकर मुझे लग रहा है कि क्या पता वो अपनी शिफ्ट के 12वें या 14वें घंटे में हो। ये सोचकर ही डर लगता है। और आपका ये अनुभव इस मुद्दे के दिल तक ले जाता है। यहाँ जो सबसे बड़ा इंसाइट है वो सिर्फ ओवरटाइम का नहीं है, ये हमारे सिस्टम की एक नाजुक कड़ी को दिखाता है, और वो है इंसानी भूल पर हमारी निर्भरता। मतलब हम टेक्नोलॉजी पर नहीं, आखिर में इंसान पर ही निर्भर है। बिल्कुल। हमारा अरबों खरबों का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर,
हमारी हाई स्पीड ट्रेनें, सब कुछ आखिर में आकर उस एक इंसान की सतर्कता पर टिक जाता है जो उस केबिन में बैठा है। और विडंबना देखिए, सिस्टम उसी इंसान को सिस्टमैटिकली थकाने और तोड़ने के लिए बना हुआ लगता है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। असली समस्या यही है, हम एक ऐसे सिस्टम में इंसानी परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं जो खुद इंसानी गलतियों की गारंटी देता है। जब कोई लगातार थका हुआ होगा तो गलती होना तय है। सवाल ये नहीं है कि गलती होगी या नहीं, सवाल ये है कि कब होगी। और शिकायत सिर्फ ओवरटाइम या थकान पर ही नहीं रुकती, ये और भी गहरी जाती है, सिस्टम के अंदर की खामियों की तरफ इशारा करती है। जी। सोर्स के मुताबिक पानवार जी ने आरोप लगाया है कि कुछ अफसर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, नकली रोस्टर बनाते हैं। ये नकली रोस्टर आखिर होता क्या है और इसे बनाना कितना आसान या मुश्किल होता होगा? क्या इस पर कोई चेक और बैलेंस नहीं है? देखिए, नकली रोस्टर का सीधा मतलब है धोखाधड़ी, वो भी कागज पर। अच्छा। इसका मतलब है कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें सब कुछ नियमों के हिसाब से दिखाया जाता है। कागज पर हर स्टेशन मास्टर 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, उसे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिल रही है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि उसी स्टेशन मास्टर से 12 या 16 घंटे काम लिया जा रहा है। ये रोस्टर सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये शोषण को छिपाने का एक तरीका है। ये एक सिस्टमैटिक कवर अप की तरफ इशारा करता है। और चेक और बैलेंस? जहां तक चेक और बैलेंस की बात है तो ये आरोप ही अपने आप में बताता है कि उस सिस्टम में कहीं ना कहीं मिलीभगत है या कम से कम जानबूझकर की जा रही अनदेखी तो है ही। शिकायत में एक और बात कही गई है, पोस्टिंग व भत्तों में भेदभाव। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर पक्षपात हो रहा है। देखिए, रेलवे में हर पोस्टिंग एक जैसी नहीं होती। हाँ, कुछ अच्छी होती होंगी, कुछ मुश्किल। बिल्कुल, कुछ पोस्टिंग बड़े शहरों में होती हैं जहां सुविधाएं होती हैं, काम का दबाव शायद कम हो। कुछ पोस्टिंग दूर दराज के इलाकों में होती हैं जहां ना परिवार के लिए सुविधाएं होती हैं, न ही काम का माहौल अच्छा होता है। अगर अफसरों की मेहरबानी से कुछ लोगों को हमेशा अच्छी पोस्टिंग मिलती रहे और बाकियों को हमेशा बुरी जगहों पर भेजा जाए तो इससे कर्मचारियों में भारी असंतोष पैदा होता है। यही बात भत्तों पर भी लागू होती है। और ये भेदभाव एक जहरीला माहौल बनाता होगा। हाँ, और एक असंतुष्ट, नाराज और थका हुआ कर्मचारी कभी भी 100% अलर्ट होकर काम नहीं कर सकता। तो ये भेदभाव सिर्फ एक एचआर का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़ जाता है। तो हमारे सामने ये इतने गंभीर आरोप हैं, बिना पैसे का ओवरटाइम, लगातार काम, सुरक्षा को खतरा और फिर नकली रोस्टर और भेदभाव जैसे सिस्टमिक मुद्दे। जी, काफी गंभीर है। तो सवाल उठता है कि इस शिकायत का हुआ क्या? क्या इसे भी बाकी शिकायतों की तरह किसी फाइल में दबा दिया गया? नहीं, और यहीं पर यह कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या हुआ? इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने दखल दिया है। अखबार की कटिंग साफ बताती है कि एनएचआरसी ने इस शिकायत का खुद संज्ञान लिया है और रेलवे बोर्ड को जांच का निर्देश दिया है। ये तो बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। एनएचआरसी कोई रेलवे की अंदरूनी कमेटी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसका काम ही मानवाधिकारों की रक्षा करना है। जब वो किसी मामले में शामिल होते हैं तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। पर एनएचआरसी के पास तो सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार होता है ना? मेरा मतलब, क्या रेलवे बोर्ड उनकी बात मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है या ये सिर्फ एक नैतिक दबाव है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कानूनी तौर पर एनएचआरसी की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन उनकी ताकत कानूनी से ज्यादा नैतिक और सार्वजनिक होती है। वो कैसे? जब एनएचआरसी सीधे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और देश के चीफ लेबर कमिश्नर को नोटिस भेजता है और 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगता है तो ये एक बहुत बड़ा दबाव बनाता है। अच्छा, मतलब पब्लिक प्रेशर। हाँ, कोई भी बड़ा अधिकारी संसद और जनता के प्रति जवाबदेह होता है और वो एनएचआरसी जैसी संस्था की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। और ये समय सीमा जो सिर्फ 4 हफ्ते की है, ये भी दिखाती है कि मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि अभी हमारे पास कहानी का सिर्फ एक पक्ष है, जो श्री पालीवाल की शिकायत से सामने आया है। बिल्कुल। रेलवे बोर्ड का जवाब जब आएगा तो तस्वीर और साफ होगी। बिल्कुल, एक संतुलित नजरिए के लिए ये जरूरी है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों में हुए रेल हादसों की रिपोर्ट्स को देखें तो उनमें अक्सर एक कारण बार बार सामने आता है, मानवीय भूल या ह्यूमन एरर। ये तो मैंने भी पढ़ा है। ये शिकायत हमें उस मानवीय भूल के टैग के पीछे झांकने पर मजबूर करती है। क्या वो सच में सिर्फ एक व्यक्ति की गलती थी या वो गलती उस सिस्टम का नतीजा थी जो उस व्यक्ति को लगातार कई रातों से जगा रहा था, उसे थका रहा था और उससे उसकी क्षमता से ज्यादा काम ले रहा था?
मतलब गलती इंसान की नहीं, सिस्टम की थी। हो सकता है। ये शिकायत उस एक लाइन के पीछे की पूरी कहानी बताती है। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत को समेटें तो हम एक रिटायर्ड कर्मचारी की शिकायत से शुरू हुए और भारतीय रेलवे की सुरक्षा के सबसे बुनियादी सवाल तक पहुंच गए। जी। कहानी में आरोप है कि स्टेशन मास्टरों से बिना वेतन के ओवरटाइम कराया जा रहा है, उन्हें ज़रूरी आराम नहीं दिया जा रहा, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा भी दांव पर है। और ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती नहीं, बल्कि नकली रोस्टर और भेदभाव जैसे आरोपों के साथ ये एक प्रणालीगत मतलब एक सिस्टमिक समस्या की ओर इशारा करती है। और अब इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। हाँ, और अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये कहानी सिर्फ स्टेशन मास्टरों की नहीं है। मतलब ये उन सभी अनगिनत गुमनाम कर्मचारियों की कहानी है जो हमारी जरूरी सेवाओं को दिन रात चालू रखते हैं, चाहे वो पावर ग्रिड को संभालने वाला इंजीनियर हो या अस्पताल में लगातार काम करने वाला स्वास्थ्यकर्मी। सही बात। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इन लोगों के अधिकार और उनका कल्याण हमारी अपनी सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। एक सिस्टम तभी तक सुरक्षित है जब तक उसे चलाने वाले लोग सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानित महसूस करते हैं। ये जवाबदेही और मजबूत श्रम कानूनों के महत्व को फिर से रेखांकित करती है। और अंत में एक विचार, स्रोत में साफ लिखा है कि एनएचआरसी ने 4 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है। जी। ये हम सबके लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाता है। ऐसी जांचों में रिपोर्ट जमा होने के बाद क्या होता है? असली चुनौती तो वहीं से शुरू होती है। एक सिस्टम ये कैसे सुनिश्चित करता है कि ऐसी जांच के नतीजे और सिफारिशें सिर्फ सरकारी फाइलों का हिस्सा बनकर न रह जाएं? बहुत अहम सवाल है। असली सवाल ये है कि क्या वो रिपोर्ट जमीनी स्तर पर उन हजारों स्टेशन मास्टरों के काम करने के हालात में और अंततः रेलवे का उपयोग करने वाले हम सभी की सुरक्षा में कोई वास्तविक और ठोस बदलाव लाएगी?